गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार। तो लोकतंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, उसका विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा विश्व में अधिनायकवाद के विरुद्ध लोकतांत्रिक संघर्ष, जिसके अंतर्गत हमने दो देशों का उदाहरण देखा, लीबिया और म्यांमार। तो इसमें से हमने लीबिया के बारे में पढ़ा। लीबिया, उसकी कहानी, लीबिया में राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कर्नल मुअम्मर गद्दाफी द्वारा सैनिक तख्ता पलट। तो कर्नल जो मुअम्मर थे वो कौन थे? कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया की सेना का एक प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी था और उसने सन 1969 में गद्दाफी तथा उनके साथ 70 युवा सैनिक के अफसरों ने मिलकर लीबिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब लीबिया में पहले क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र को समाप्त करने के लिए कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने 70 युवा सैनिकों के साथ मिलकर लीबिया में सैनिक तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पर राजतंत्र समाप्त होकर क्या हो गया? सैनिक तंत्र, मतलब सैनिकों का शासन वहाँ पे शुरू हो गया। जब कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने वहाँ पे सैनिक हमला किया तो वहाँ के जो राजा थे, राजा इदरीस, उन्होंने अपना गद्दी छोड़कर वहाँ से भाग गए वो, और लीबिया में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। और जो आंदोलन का जो संगठन का नाम था वो था फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट। तो इस तरह से पूरी देश को सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और सेना ने इसका पूरी तरह से समर्थन भी किया। यह आंदोलन क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें सेना के 12 सदस्य थे। इस संगठन ने लीबिया को आधुनिक समानतावादी देश बनाने की घोषणा की। आगे हम पढ़ेंगे लीबिया में प्रगति एवं विकास। जब कर्नल मुअम्मर गद्दाफी सैनिक तंत्र वहाँ पे स्थापित किए तो उसके बाद लीबिया में किस तरह से प्रगति हुआ और लीबिया का विकास कैसे हुआ। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि लीबिया वासी जो थे वो कैसे थे। लीबिया की जो जनता थी वो कबीलों में बटे हुए थे, वो घुमंतू प्रजाति के थे, वो सिर्फ अपने ही समाज की सुरक्षा और सम्मान के विषय में सोचते थे। वे गरीब थे, महिलाओं को पर्दों में रखा जाता था और उन्हें सार्वजनिक कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब मुअम्मर गद्दाफी सत्ता में आए तो देश में नई सरकार ने उसके लिए लीबिया वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए और तेज़ी से प्रगति होने लगा। उन्होंने तेल के जो भंडार थे, जैसे पेट्रोलियम का जो प्राकृतिक संसाधन है ना, और प्राकृतिक गैस है, इसका राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी जो तेल का जो संसाधन है वो व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण बनाए रखे थे। किनका नियंत्रण था उसमें? सिर्फ जो धनी परिवार थे जो शासन से जुड़े हुए थे, उन्हीं को ये व्यापार करने के लिए तेल कंपनियां जो है वो प्रभुत्व बनाने में सहायता की। और ये जो व्यापार की जो व्यवस्था है वो सिर्फ किसके लिए रहा? धनी परिवार के लिए जो शासन से जुड़े हुए थे। लेकिन पेट्रोलियम से जो अर्जित आय से सैनिक सरकार ने जनता के हितों से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए और जो घुमंतू जो जनता थी लीबिया की, जो खाना बदोश थे, वो जो जगह जगह अलग अलग जगहों पे जाके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो उनको एक निश्चित ज़मीन दिया गया कृषि करने के लिए, उनको एक जगह पे बसाया गया और सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था किया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की गई उनको। और गद्दाफी ने प्रत्येक लीबिया वासी महिला व पुरुष के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया और लीबिया में रहने वाली सभी महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थान दिलवाया और इनके अधिकार के लिए कानून भी बनाए। कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था, उसे केवल एक ही विवाह करने का अधिकार था।
सन 1969 में गद्दाफ़ी की सत्ता में आने के बाद से लेकर 2011 के बीच इस कल्याणकारी योजनाओं के कारण लीबिया के लोगों की जो औसत आयु थी, औसत आयु वहाँ की कितनी थी, 50 थी, वो बढ़कर क्या हो गया, 77 हो गया। लीबिया की कुल आबादी में 90% यानी कि 30 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराया गया। उन्हें सस्ते मूल्य पर मकान भी दिया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ कि महिलाओं को स्वतंत्रता व समानता के अधिकार दिए गए। उन्हें व्यापार करने, संपत्ति रखने के और सरकारी नौकरी करने का भी हक दिया गया। तो इस तरह से 2010 में लीबिया में स्त्री और पुरुषों की साक्षरता दर जो थी वो थी 90%। इसी कारण से पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लीबिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त। आगे हम देखेंगे लीबिया में परिवर्तन के बाद जो प्रगति एवं विकास का क्या प्रभाव पड़ा। परिवर्तन हुआ, प्रगति हुआ, विकास हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो लीबिया में तेज़ी से हो रहे बदलाव, शहरीकरण, नवीन आर्थिक विकास और नौकरियों में अवसर प्राप्त होने का अर्थ यही था कि कबीलाई जीवन का अंत हो रहा था। मतलब जो कबीला में जो रहते थे, जो झुंड में रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे, उनको एक निश्चित स्थान प्राप्त हुआ कृषि के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए। उन्हें रहने के लिए मकान दिया गया और वो विभिन्न जातियों के लोगों के साथ आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। और अधिकतम नौकरियां सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत थी, लेकिन मध्यम वर्ग को व्यापार और उद्योग में काफ़ी रुचि थी, पर उन्हें मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो व्यापार की जो सुविधा थी, जो पेट्रोलियम का जो व्यापार था, तेल का व्यापार था, वो किसको प्रदान किया गया था? जो सरकार से, जो शासन से जुड़े हुए जो धनी परिवार थे, सिर्फ उनको ही दिया गया था। तो इस तरह से मध्यम वर्ग जो है वो व्यापार और उद्योग में रुचि रखने के बाद भी उनको मौका नहीं मिलता था। आगे हम देखेंगे सैन्य शासन की निरंकुशता। सैन्य शासन की निरंकुश मतलब होता है कि लोकतंत्र की अवहेलना करना और अपना शासन चलाना, अपना मनमानी चलाना। तो गद्दाफ़ी सरकार जो थी वो लोकतंत्र के संगठनों पर विश्वास नहीं करती थी। मतलब वो जनता द्वारा बनाए हुए शासक पर वो विश्वास नहीं करते थे और सैनिक शासन वहाँ पे उन्होंने लागू किया। उन्होंने एक समांतर प्रशासक समूह बनाया था जिसे क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद RCC कहते थे। सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती थी तथा विरोधियों को बंदी बनाने व मौत के घाट उतारने और अत्याचार के लिए क्रूर तरीके अपनाती थी। नागरिकों को कोई भी संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी, है ना। और उसमें क्या होगा, जनता द्वारा जो शासक जो चुना जाएगा वो क्या करेगा, जनता पर शासन करेगा, जनता के इच्छा के अनुसार। लेकिन जो गद्दाफ़ी की जो सरकार थी वो लोकतंत्र के संगठनों पर विश्वास नहीं करती थी। आगे हम देखेंगे लोकतंत्र के लिए संघर्ष लीबिया वासियों का। तो सन 2010 में लीबिया के पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो गया जो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैल गया। इस विद्रोह का संचालन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया गया। मतलब 2010 तक आधुनिक विकास बहुत ज़्यादा हो चुका था और इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसका जो माध्यम किसको बनाया गया, मोबाइल को, इंटरनेट को, है ना। इसके माध्यम से संचार के माध्यम से क्या किया गया कि नियंत्रण कर रहा सरकार, मतलब इस विरोध को फैलाया गया और इस विरोध को रोक पाने में सरकार जो है वो असफल रही, उनको कठिनाई हुआ। यह क्रांति का लहर अरब बसंत के नाम से लोकप्रिय हो गया और महाद्वीप में यह लोकतंत्र व राष्ट्रवाद की लहर थी। इस तरह से जब लीबिया में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ तो सन नवंबर 2012 में लीबिया में चुनाव हुआ और लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया और लगभग 200 प्रतिनिधि चुने गए। कई सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने अंतरिम संविधान की व्यवस्था की। अंतरिम संविधान का मतलब, अंतरिम संविधान का मतलब होता है कि अक्सर ये अस्थायी होती है जब अक्सर क्रांति या फिर
अचानक किसी का मौत हो जाने के बाद आयोजित किया जाता है, जब औपचारिक रूप से नामांकन चुनाव करने का समय नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक अस्थायी संविधान या सरकार बनाना पड़ता है। इसे अंतरिम संविधान कहा जाता है, मतलब कुछ समय के लिए बनाया जाता है अस्थायी रूप से। ठीक है, तो भविष्य में लीबिया में लोकतंत्र की स्थायी रूप से स्थापित हो सकता है कि नहीं, ये लीबिया अंतर्राष्ट्रीय नज़रों में है और सभी ये देखना चाहते हैं कि लीबिया में लोकतंत्र को सफलता मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, लीबिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।